धरा की बात पर चेरी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अपनी बर्बादी के लिए कौन तैयार होता है स्ट्रॉबेरी। धरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम मेरे साथ चुपचाप नीचे चलो, मुझे तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगवानी है। चेरी तुरंत बोली, मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी स्ट्रॉबेरी, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। अगर दिव्यांश को मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन्हें मेरी मेहंदी से क्या ही फर्क पड़ेगा। आप जाकर दिव्यांश की शादी का फंक्शन अटेंड कीजिए, बेशक से मैं तकलीफ में हूं तो क्या हुआ, वो तो खुश है ना अपनी दुनिया में। आप जाकर उनकी खुशियां सेलिब्रेट कीजिए। धरा उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं पागल थी जो तुम दोनों को अलग अलग ट्रीट करती रही, गलती मेरी ही है चेरी, जो मेरी वजह से तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ गई। अगर मैंने पहले ही तुम दोनों को एक समझकर एक जैसा ट्रीट किया होता तो शायद ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं, लेकिन अब मैं ये गलती नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम्हें मेरी कसम। उसकी बात सुनकर अब चेरी खुद को रोक नहीं पाए और यूं ही हल्का फुल्का तैयार होकर नीचे आ गई, जहां सोना सोफे पर बैठी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लग रही थी। जैसे ही मेहंदी वाली ने दूल्हे का नाम पूछा, सोना मुस्कुराए और दिव्यांश का नाम बताने लगी। तभी उसकी नजर चेरी पर गई, जो वही बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। वो अब एकदम से चुप हो गई थी, लेकिन चेरी आगे जाकर एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, दिव्यांश। दिव्यांश नाम है इनके होने वाले पति का, आप इनके दोनों हाथों पर लिख दीजिए। उसकी बात सुनकर मेहंदी वाली सच में सोना के हाथों पर दिव्यांश का नाम लिखने लगी। सोना उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक वो लोग सोना के हाथ पर सच में दिव्यांश का नाम लिख चुके थे। वही चेरी सोना के हाथों की मेहंदी देखकर मुस्कुराए और बोली, काफी अच्छी लगी है तुम्हारे हाथों पर मेहंदी, पर पता नहीं उतना गहरा रंग आएगा भी या नहीं, क्योंकि रंग तो मेरी मेहंदी का भी गहरा आया था और मैंने सोचा था कि दिव्यांश मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वही प्यार किसी और का हो रहा है। अब तुम ही बताओ, मेहंदी के रंग पर भी बंदा क्या ही यकीन करे। उसकी बात पर सोना उसकी तरफ देखती रह गई और अब चेरी सोफे पर उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर बैठी और बोली, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दीजिए, और मेरा कोई दूल्हा नहीं है, बस अकेली हूं मैं, कोई नहीं है मेरा। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए थे। सोना उसकी तरफ ही देख रही थी। जैसे ही उसकी मेहंदी पूरी खत्म हुई, वो अपनी जगह से उठी और फिर चेरी की तरफ आई। चेरी उसकी तरफ देख रही थी। सोना ने मेहंदी की कीप अपने हाथ में ली और फिर चेरी के पैरों के पास बैठ गई। चेरी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और सोना ने अब उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उस पर दिव्यांश का नाम लिख दिया। चेरी उसकी तरफ देखती रह गई। सोना उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, कुछ नाम दिल पर तो लिखे जाते हैं चेरी, लेकिन किस्मत में नहीं लिखे जाते। अगर मेरे हाथ में मेरी जिंदगी होती तो मैं शायद तुमसे लड़ भी जाती, लेकिन जब जिंदगी से हार गई तो तुमसे जीत कर भी क्या करूंगी। दिव्यांश का नाम तुम्हारे हाथों में ही अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके हाथ में जो दिव्यांश का नाम लिखा हुआ था वो अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू उसकी हथेली पर गिर रहे थे और अब उसने अपना हाथ कसकर मुट्ठी में बांध लिया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी मेहंदी का रंग यूं ही गहरा नहीं आया था चेरी, दिव्यांश सच में तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं, बस थोड़े एटीट्यूड वाले हैं। लेकिन बेशक से इंसान में जितना मर्जी एटीट्यूड हो, बारी जब प्यार की आती है तो एटीट्यूड हार ही जाता है। दिव्यांश की नजरें सोना को ढूंढ रही थी। कुछ ही देर में डांस होने वाला था तो वो सोना के साथ ही डांस करने का सोच रहा था। उसने एक सर्वेंट से सोना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सोना की हालत ठीक नहीं थी, उसका सिर दर्द हो रहा था तो वो अपने रूम में रेस्ट करने चली गई। दिव्यांश अब थोड़ा परेशान होते हुए बोला, आखिर सोना को हुआ क्या है? ये हर रोज उसका सिर क्यों दर्द होता है? मुझे पता करना होगा। ये बोलकर वो सोना के रूम में आया। जैसे ही वो वहां पर एंटर हुआ, उसकी नजर सोना पर गई जो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। उसे सोता हुआ देखकर दिव्यांश खुद से ही बोला, अब तुम तो सो गई हो, मैं बात किससे करूंगा? खैर कल ही बात करता हूं। ये बोलकर वो वहां से वापस चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कुराहट। उसे इस वक्त अपनी बॉडी में हद से ज्यादा पेन फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेरी ने अपने रूम में आते ही अपने हाथों की मेहंदी साफ कर दी। वो पानी से अपने हाथ धो चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मेहंदी का रंग इतना ज्यादा गहरा आ गया था कि वो रंग लोग अगर 6-7 घंटे भी मेहंदी को अपने हाथ पर रखे तो ना आए, पर इतना गहरा रंग देखकर भी उसकी आंखों में सिवाय आंसुओं के और कुछ भी नहीं था। आज रावत मैंशन में संगीत की रात थी, लेकिन इस वक्त हर किसी का दिल तकलीफ में था तो कोई डांस वगैरह क्या ही करता। यूं ही आज की रात खत्म हो गई। अब सुबह का वक्त लगभग से 11 बजे।
बाहर गार्डन एरिया में मंडप सज रहा था और धरा अपने हाथों में दुल्हन का जोड़ा लिए अब सोना के रूम में आई। सोना इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी। जैसे ही धरा वहां पर आई वो उसकी तरफ घूमी। धरा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सामान टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी शादी का जोड़ा, ये सब पहनकर ही तुम्हें बाहर मंडप में आना है। सोना हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ठीक है। धरा उसके पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम दिव्यांश से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा प्यार तो सिर्फ 1 महीने का है सोना। दिव्यांश और चेरी दोनों का प्यार बचपन का है, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। सोना मुस्कुराते हुए ही बोली, शादी का मुहूर्त 11:30 बजे का है ना आंटी, तो क्या मैं अब रेडी हो जाऊं? फिर बाद में ज्यादा देर हो जाएगी तो अच्छे से रेडी नहीं हो पाऊंगी। उसकी बात सुनकर धरा को अपने अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस हुआ। वो अब फीका सा मुस्कुराकर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश का रूम। दिव्यांश अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ। दिव्यांश ने पलटकर देखा तो सामने चेरी खड़ी थी। वो हैरान हो रहा था कि चेरी कब से उसके रूम का दरवाजा नॉक करने लगी। वही चेरी उसके एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, अब तो आपकी किसी और से शादी हो जाएगी तो फिर मेरा ना आप पर कोई हक रह जाएगा और ना ही इस रूम पर। मुझे तो यहाँ पर नॉक करके ही आना पड़ेगा ना। तो अभी से आदत डाल रही हूँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा। चेरी खुद ही अंदर की तरफ आए और उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज मेरी शादी है। ये बोलते हुए उसकी भी आवाज कांप रही थी। चेरी मुस्कुराकर बोली, जानती हूँ, इसीलिए आपको कंग्रेचुलेशन कहने आई हूँ और इसके साथ आपको और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। ये बोलते हुए उसने अब अपने हाथ में पकड़े हुए सूटकेस पर अपना हाथ कस दिया। दिव्यांश ने अब हैरानी से उस सूटकेस की तरफ देखा। चेरी मुस्कुराकर बोली, आपकी शादी के लिए मैं यहाँ पर आई थी एवोकाडो, और अब आपकी शादी हो रही है तो यहाँ से जा भी रही हूँ। सच में अब समझ में आया कि मैं यहाँ पर आपकी सिर्फ शादी के लिए ही तो आई थी, लेकिन देखिए ना यहाँ पर कितना कुछ गलत कर दिया मैंने, और सबसे बड़ी जो गलती की वो ये कि हमेशा आपको और आपके प्यार को पाने के ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन अब आपको हमेशा के लिए ही खो दिया मैंने। सही कहते हैं, जो चीज़ किस्मत में ना हो उसके लिए लड़ने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए आज मैं हार मानती हूँ एवोकाडो। मैं सच में आपको हार गई। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा। चेरी एक बार फिर से बोली, ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली जाऊंगी तो आपको भूल जाऊंगी एवोकाडो। आपको तो जब मैं 24 साल में नहीं भूली तो अब क्या ही भूलूंगी। मैंने तो आपको तब से प्यार किया है जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था, तो अब मैं आपको प्यार करना कैसे ही छोड़ दूंगी। कई बार सोचा कि जैसे आपकी जिंदगी में सोना आ गई तो मुझे भी अब अपनी जिंदगी में किसी को ले आना चाहिए। उसकी बात सुनते ही दिव्यांश की मुट्ठियां कस गई थी। चेरी एक बार फिर से मुस्कुराकर बोली, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये चेरी तो अपने एवोकाडो की थी और हमेशा अपने एवोकाडो की ही रहेगी। वो बात अलग है, ये एवोकाडो अब किसी और का होने जा रहा है। आप खुश रहिए उसके साथ, मैं आपकी खुशी में खुश रहूंगी। पहले सोचा था आपकी शादी होने के बाद यहाँ से जाऊंगी, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर, तो अभी जा रही हूँ। तो सोचा आपको बाय बोल जाऊं, लेकिन क्या आपको बाय बोलने से पहले मैं एक बार आपको हक कर सकती हूँ? उसकी बात पर एक पल के लिए दिव्यांश का दिल भी जोरों से धड़क उठा। दिव्यांश कुछ कहता उससे पहले ही चेरी अब एक बार फिर से बोली, आपसे क्या इजाजत लेना एवोकाडो? अभी आपकी शादी हुई थोड़ी ना है जो अभी से आप सोना के हो गए। अभी तो आप पर मेरा थोड़ा सा हक होगा ना, तो बस अपना हक आखिरी बार जता ही लेती हूँ। ये बोलकर वो दिव्यांश के बिल्कुल करीब आ गई और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। इस वक्त उन दोनों की ही धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। अभी चेरी को मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं हुए थे दिव्यांश के सीने से लगे हुए कि वो एक झटके से उससे अलग हो गई। दिव्यांश के हाथ तो हवा में ही रह गए थे। चेरी अब पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मैं इस बात से मुकर नहीं रही हूँ एवोकाडो कि मैंने आपको कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे मेरी प्रायोरिटी पर आपको रखना चाहिए था, लेकिन बहुत बार गलती की है मैंने। लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो भी कहाँ सही था। प्यार में तो सिर्फ प्यार दिया जाता है, लेकिन आपने हर बार मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी है, और मैंने उन तकलीफों में भी आपको प्यार किया था। किससे गलतियां नहीं होती, लेकिन जो आपने गलतियां की वो तो गलतियां थी, और जो मैंने की उन्हें गुनाह बना दिया गया, और अब उस गुनाह की सजा मुझे तो मिल ही रही है, लेकिन आपको भी उसकी सजा जरूर मिलेगी दिव्यांश। अब से आप मेरे एवोकाडो नहीं है। जाए, अब मैंने आपको हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया। ये बोलकर वो पीछे की तरफ घूमी और फिर अगले ही पल अपना सूटकेस लेकर वहां से चली गई। दिव्यांश बस उसे जाते देखता रह गया। रावत मैंशन।
चेरी अपने दिल की बात कहकर वहां से जा चुकी थी। दिव्यांश बस उसे जाते देखता रह गया। उसने एक भी बार चेरी को रोकने की कोशिश नहीं की थी और चेरी अपनी बात कहने के बाद एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुकी। वो अपना सूटकेस लेते हुए नीचे की तरफ आए और जैसे ही वो बाहर जाने लगी, धरा जो वही हॉल में खड़ी थी वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम कहाँ जा रही हो चेरी? ये बोलते हुए वो उसके पास आ गई थी। चेरी की आंखों में आंसू थे लेकिन अब उसने अपने आंसुओं को साफ किया और धरा की तरफ देखते हुए बोली, बाकी लोग बेशक से जो मर्जी कहें स्ट्रॉबेरी, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं एक अनाथ लड़की थी जिसे डैड ने अपनी बेटी बनाया और फिर आपने भी मुझे बिल्कुल वही प्यार दिया जो डैड मुझे देते थे। आपने कभी भी मुझ में और दिव्यांश में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उनसे ज्यादा प्यार मुझे ही दिया और शायद यही बात हम दोनों के लिए गुनाह बन गया, लेकिन इट्स ओके, अब जो होना था वो तो हो ही गया और उसकी सजा हम दोनों ने ही कहीं ना कहीं भुगत ली है। पर अब ये सजा का दौर खत्म, क्योंकि मैं खुद ही इस गुनाह से खुद को आज़ाद कर रही हूँ। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी। उसकी बात पर धरा दंग रह गई। वो जल्दी से बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हें दिव्यांश के साथ नहीं रहना है और दिव्यांश को भी जिससे शादी करनी है वो करे, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। दिव्यांश को तो मैं नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी बच्ची ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये बोलते हुए उसने चेरी का हाथ पकड़ लिया था। चेरी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बेटियां तो होती ही घर से विदा करने के लिए है स्ट्रॉबेरी। मैंने आज तक आपको स्ट्रॉबेरी कहकर बुलाया है, कभी भी माँ नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको माँ कहकर बुलाना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं हमेशा के लिए आपकी बेटी रहूंगी ना? बेशक से मैं आपके पास रहूं या ना रहूं, अगर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी तो कहीं ये तो नहीं कि हम दोनों का प्यार कम हो जाएगा। धरा जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, ये तुम क्या बोले जा रही हो चेरी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और ये सब होने की पॉसिबिलिटी तो तब होगी ना जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। मेरी बातों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया होगा। मैंने बहुत सी गलतियां की है, तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया, लेकिन मैं भी क्या करती? तुम जानती हो ना दिव्यांश से कितना प्यार करती हूँ मैं। वो हम सबको छोड़कर चला गया तो मेरा गुस्सा तुम पर उतर गया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो सजा देना चाहोगी मैं वो सजा भुगत लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाओ चेरी, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चेरी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, माँ कभी भी अपने बच्चों के सामने ऐसे गिड़गिड़ाती नहीं है माँ, इसलिए प्लीज आप भी ये सब मत कीजिए। मैं सच में अब यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी। आपकी बच्ची हूं मैं और बहुत स्ट्रांग हूं मैं, इसीलिए तो आपका खड़ूस बेटा इतने वक्त तक बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब सोना को ही उसे बर्दाश्त करने दीजिए। मेरे अंदर तो अब और हिम्मत नहीं है, पर इतना वादा करती हूँ आपसे कि जितना प्यार मैं यहाँ रहकर आप लोगों से कर रही थी उतना ही प्यार आप लोगों से दूर रहकर भी करूंगी। मेरे अपने माँ बाप नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे मॉम डैड हो और मेरी जिंदगी पर मेरे बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का हक होगा तो वो आप लोगों का ही होगा। आप लोगों से बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हूं मैं, लेकिन प्लीज अब मत रोकिएगा। अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आपको मेरी कसम। ये बोलते हुए उसने धरा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। धरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चेरी ने उसके चेहरे के करीब आकर उसका माथा बड़े ही प्यार से चूम लिया और बोली, आई लव यू स्ट्रॉबेरी, आई लव यू सो मच। आप मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे बहुत प्यार दिया है। हाँ, गलतियां होने पर मुझे डांटा भी है, लेकिन शायद वो भी मैं डिजर्व करती थी। धरा रोते हुए बोली, तुम ये गलत कर रही हो चेरी, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। तुमने हमें मॉम डैड कहा है ना, तो तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम व्योम रावत की बेटी हो। वो तो कभी ऐसे हिम्मत नहीं हारते। चेरी भी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, अगर बात दूसरों से हारने या जीतने की होती तो मैं दूसरों को अच्छे से सबक सिखा देती, लेकिन यहाँ तो मेरी खुद से ही लड़ाई थी। दिव्यांश भला मुझसे अलग थोड़ी ना है, इसीलिए बस हार मान ली है। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, ज्यादा रोएगा मत, दिव्यांश की शादी अच्छे से करवाइएगा। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। धरा को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अगले ही पल वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा दिव्यांश के रूम में आए। दिव्यांश अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। धरा तालियां बजाते हुए अंदर की तरफ आए और बोली, वाओ ग्रेट दिव्यांश रावत, आखिर तुम जीत ही गए। उसकी बात पर दिव्यांश बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। धरा उसकी तरफ देखकर बोली, यू नो वॉट, गलती तुम्हारी नहीं है दिव्यांश, गलती हमारी है। बहुत सी गलतियां की है मैंने। सबसे पहली गलती ये की थी जब तुम्हारे डैड तुम्हें टॉक्सिक बनना सिखा रहे थे तो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं।
दूसरी गलती मेरी ये थी कि जब तुम्हारे और चेरी के बीच डिफरेंस पैदा हो रहे थे तो मैंने चेरी को यहाँ से दूर भेज दिया। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजना चाहिए था ताकि तुम्हें पता चले कि अकेले रहकर दूसरों के लिए तड़पकर कितना बुरा लगता है। तुम तो यहाँ पर हमारे साथ थे, मैं थी तुम्हारे साथ, तुम्हारे डैड थे, तुम्हारे भाई बहन थे, लेकिन वहाँ चेरी चेरी के पास कौन था? मैं कभी उससे मिलने भी नहीं गई। वो बेचारी बच्ची अनाथ थी। कहने को तो हम उसके मॉम डैड बन गए, उसे अपना नाम दे दिया, लेकिन क्या वो प्यार दे पाए जो वो डिजर्व करती थी? उसके मॉम डैड होने के बाद भी उसने अनाथों वाली तो जिंदगी जी है, फिर उसके नाम के साथ हमारा नाम भी क्यों? ये भी हमें नहीं लगाना चाहिए था। तीसरी और सबसे बड़ी गलती मैंने की है चेरी की तुमसे शादी करवाकर। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने कि मेरी चेरी हमेशा के लिए मेरे घर में रहेगी, मेरी बेटी बनकर रहेगी, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पाई कि मैं कितने गलत ख्वाब देख रही हूँ। तुम तो बचपन से ही गलतफहमियों का टोकरा लेकर बैठे हो। मैं तुम्हारी शादी तो चेरी से करवा दूंगी, लेकिन वो गलतफहमियां, उन गलतफहमियों का क्या होगा? अगर तुम चाहते तो सब कुछ ठीक हो सकता था। अगर तुम चाहते तो तुम चेरी के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिता सकते थे। माना तुम्हें डिसऑर्डर है, तुम्हें हमेशा ऐसा फील हुआ कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। हम लोग तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं और चेरी से भी बहुत प्यार करते हैं। और अगर तुम्हें अपने डिसऑर्डर की इतनी टेंशन है तो चेरी का ट्रॉमा, उसका क्या? उस बेचारी की क्या गलती है? यही कि वो अनाथ है, यही कि उसने तुमसे प्यार किया, यही कि उसने हमसे प्यार की उम्मीद की, यही कि उसने तुम्हारी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की। तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम व्योम रावत की तरह टॉक्सिक तो हो, लेकिन इतना जान लो दिव्यांश रावत की बेशक से व्योम रावत होंगे दुनिया भर के टॉक्सिक इंसान, लेकिन धरा रावत को उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। अगर उसकी आंखों में आंसू भी आए हैं तो उन्होंने उसे सुकून भी उतना ही ज्यादा दिया है, लेकिन तुम सिवाय आंसुओं के चेरी को और कुछ नहीं दे पाए। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वो तुमसे दूर चली गई, और अब उम्मीद यही करूंगी कि वो कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस ना आए, क्योंकि तुम दिव्यांश रावत चेरी को डिजर्व ही नहीं करते। ये बोलते हुए उसकी आवाज वहां पर पूरी तरह से गूंज रही थी। जिन्हें ये चैप्टर जल्दी पढ़ना हो वो TCK पर पढ़ सकते। चैप्टर नंबर 75 टाइटल पॉइजन है, और आप हान एक चैप्टर भी खरीद सकते हैं, सारे खरीदने जरूरी नहीं। और अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है तो मैंने चैटरूम में लिंक दिया है, ले लेना। 3 न्यू नॉवेल्स शुरू की है, वो भी देख लेना। बैकयार्ड एरिया में जहां पर सोना दुल्हन के गेटअप में रेडी हो रही थी, वो इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और चूड़ियां पहन रही थी। दिव्यांश जो धरा की बातें सुन रहा था उसकी आंखों में नमी तैर गई थी, जैसे उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा हो। धरा अब उसके पास आए और उसके कंधों को पकड़ते हुए बोली, यहाँ पर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता दिव्यांश कि उसे उसका प्यार मिले। यहाँ पर लोग प्यार के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो प्यार उन्हें नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है वो प्यार पाने का। चेरी बहुत प्यार करती है तुमसे, अगर नहीं करती तो वो आज यहाँ से जाने का फैसला भी नहीं लेती। कुछ भी नहीं कर सकती थी वो, तुम्हारी उससे शादी हुई थी। अगर वो ऑफिशियली चाहे तो साफ साफ बोल सकती है कि जब तुम दोनों का डिवोर्स ही नहीं हुआ तो तुम्हारी सोना से शादी कैसे। लेकिन उसने क्या किया? वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अगर वो चाहती तो तुमसे लड़ सकती थी, लेकिन वो नहीं लड़ी क्योंकि उसे लड़ना आता ही नहीं, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर वो तुम्हारे पास रहकर बेबी के लिए लड़ती तो शायद तुम दोनों का रिश्ता बच जाता, लेकिन सच में मेरी चेरी को लड़ना नहीं आता। बचपन में भी तो वो तुम्हारे साथ लड़ सकती थी, बोल सकती थी कि तुम नहीं किसी और को अपना दोस्त बना सकते। तुम सिर्फ चेरी के दोस्त हो, तुम्हारी दोस्ती पर सिर्फ उसका हक है, और तुम्हें उससे बात करनी होगी, उसके साथ खेलना होगा, उसके साथ अपने टॉयज शेयर करने होंगे, उसके साथ सब कुछ शेयर करना होगा। लेकिन उसने क्या किया? वो तो तब भी चुपचाप यहाँ से चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लड़ना नहीं आता। अगर बचपन में गलती उसने की है तो गलती तो तुमने भी की है ना दिव्यांश, की तुमने उसे खुद से दूर जाने दिया। तो अब तुम दोबारा ये गलती कैसे कर सकते हो? मत जाने दो उसे खुद से दूर दिव्यांश, उसे खुद से दूर मत जाने दो, रोक लो उसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दिव्यांश, रोक लो उसे। वही तुम्हारा प्यार है और उसी से तुम्हारी खुशियाँ। इंसान के पास धन दौलत ना हो फिर भी इंसान जी लेता है, लेकिन प्यार होते हुए प्यार से दूर जाना पड़े तो इंसान जीते जी मर जाता है। मेरी चेरी को मरने से बचा लो दिव्यांश, मेरी चेरी को मरने से बचा लो। उसकी बात सुनकर दिव्यांश जोरों से चिल्लाया, स्टॉप इट मॉम, स्टॉप इट, कुछ नहीं होगा मेरी चेरी को, मेरी चेरी को एक खरोच भी नहीं आ सकती। वो मेरी रेड है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा।
ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया। वो बाहर जा ही रहा था कि ध्रुवांश और मिश्री जो बाहर थे वो अंदर की तरफ आए। ध्रुवांश दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, बाहर पंडित जी आपको और सोना को बुला रहे हैं भाई, शादी का मुहूर्त हो चुका है। ध्रुवांश की बात सुनकर दिव्यांश के कदम एकदम से रुक गए, उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया था। उसकी होठों से बड़ी ही धीमी आवाज में निकला, सोना। मिश्री उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ आपको और सोना दी को। दिव्यांश ने जल्दी से पूछा, सोना कहाँ है? मिश्री जवाब देते हुए बोली, वो तो बैकयार्ड एरिया में है, वहीं पर तैयार हो रही थी। अब तक तो तैयार हो गई होगी, मैं बस उन्हीं को लेने जा रही थी। दिव्यांश जल्दी से बोला, तुम रहने दो, मैं जाता हूं उसके पास। ये बोलकर अब वो तुरंत बाहर की तरफ आया और सीधा बैकयार्ड एरिया की तरफ बढ़ गया। बैकयार्ड एरिया में दिव्यांश तेजी से उस रूम की तरफ आया जहां पर सोना तैयार हो रही थी। वो अभी भी आईने के सामने खड़ी थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और दिव्यांश अंदर की तरफ आया। दिव्यांश की नजरें तुरंत सोना की तरफ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रेडी हो गई? सामने से सोना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप आईने के सामने खड़ी थी। दिव्यांश उसकी तरफ देखते ही बोला, तुम हमेशा कहती हो कि चेरी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनकर पूरी तरह से इग्नोर कर देता हूँ, कितना बेवकूफ हूं ना मैं। तुम्हें भी दिखाई देता है कि चेरी मुझसे प्यार करती है, लेकिन बस मैं ही अंधा बना हुआ हूं, पर क्या करूं। इतना ज्यादा टॉक्सिक हूं कि अपना प्यार अपनी ही आंखों के सामने होने के बावजूद भी उस प्यार से एक अलग ही नफरत वाली फीलिंग अपने दिल में लेकर बैठा था मैं भी जानता हूं चेरी मुझसे बहुत प्यार करती है और जितना प्यार वो मुझसे करती है उससे कहीं गुना ज्यादा मैं मेरी रेड से प्यार करता हूं। सिर्फ मैं जानता हूं कि जब वो मेरे ऊपर किसी और को प्रायोरिटी देती है तो मुझे कितना बुरा लगता है, और इसीलिए मैं उसे दिखाना चाहता था कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला हमसे बढ़कर किसी और को प्यार करे तो कैसा फील होता है। और ये उसे फील कराने में, उसे दिखाने में मैं इतना अंधा हो गया कि उसने खुद को चोट पहुंचा ली। फिर भी मैंने उसकी फिक्र नहीं की, फिर भी मैंने उसके पास जाकर उसे संभाला नहीं। उसे कितना बुरा लगा होगा, बेशक से मैं कुछ भी करूं, लेकिन अगर मुझे हल्की सी भी खरोच आए तो मेरी चेरी, मेरी रेड परेशान हो जाती है। लेकिन मैंने क्या किया? उसे अकेला छोड़ दिया। सब सही कहते हैं, गलती सिर्फ चेरी की नहीं है, गलती मेरी भी है। अगर वो मुझे छोड़कर गई थी तो मैंने भी उसे कहाँ रोका, ना बचपन में और ना ही अब, लेकिन अब एक बार मैं ये गलती और नहीं करना चाहता सोना। ये बोलते हुए वो अभी भी सोना की तरफ देख रहा था। सोना ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, मैं जानता हूं कि ये सब करके मैं तुम्हारा गुनहगार बन जाऊंगा। अगर मैं सच कहूं तो सच यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता सोना, और शायद ना ही कभी कर पाऊंगा। शायद क्या मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रेड से प्यार करता हूं और तुमने तो मेरी रेड के लिए मेरा पागलपन देखा है ना। एक बार तुमने मुझे मेरी रेड ठीक करके दी थी, मेरी जो डॉल टूट गई थी उसे दोबारा जोड़कर मुझे दिया था। अब एक बार फिर से मुझे मेरी डॉल चाहिए, लेकिन इस बार मैं अपनी डॉल को लेने खुद जाऊंगा। प्लीज मुझे इजाजत दो सोना, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं बनना चाहता। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी चेरी के पास जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। बोलकर तो ये गई है कि हाँ वो मेरे बिना रहेगी, लेकिन नहीं रह पाएगी। ना वो मेरे बिना रह सकती है और ना मैं उसके बिना रह सकता हूं। अगर गलती से भी उसने खुद को कुछ कर लिया तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सोना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब बहुत देर हो गई एवोकाडो। उसकी बात सुनकर दिव्यांश हैरान रह गया। वो सिर्फ उसकी बात नहीं बल्कि उसकी आवाज सुनकर भी हैरान हुआ था, क्योंकि वो आवाज सोना की नहीं चेरी की थी। और फिर अगले ही पल कांच की एक शीशी चेरी के हाथों से नीचे गिरी, जिस पर लिखा हुआ था पॉइजन जहर। दिव्यांश के होश उड़ गए और फिर अगले ही पल चेरी धड़ाम नीचे जमीन पर गिरी। दिव्यांश जोरों से चिल्लाया, चेरी, और चिल्लाते हुए ही वो भागकर उसके पास आया। वही दरवाजे पर ध्रुवांश और मिश्री खड़े थे। जब उन लोगों ने चेरी को यूं देखा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दिव्यांश चेरी के पास आया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, ये तुमने क्या किया रेड? ये तुम कैसे कर सकती हो? चेरी, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, पहले सोचा आपसे शादी कर लूं, लेकिन फिर ख्याल दिल में आया कि शादी तो हमारी पहले भी हुई है ना एवोकाडो। जब पहले प्यार नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? ये बोलते हुए उसकी सांसें उखड़ रही थी। दिव्यांश तड़पते हुए बोला, आई एम सो सॉरी चेरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत तड़पाया है ना तुम्हें, बहुत रुलाया है, बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई है तुम्हें। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना चेरी।
मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, आई लव यू मेरी जान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये बोलते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। चेरी बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोली, अब बहुत देर हो गई एवोकाडो, बहुत ज्यादा देर हो गई। ये बोलते हुए वो गहरी सांसें लेने लगी थी, जैसे उसकी हर एक सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही हो। दिव्यांश ने वापस उसे अपने सीने से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। चेरी के मुंह से झाग निकलने लगी थी। दिव्यांश ने वापस चेरी को अपने सीने से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा। चेरी के मुंह से झाग निकलने लगी थी। उसने तुरंत अब उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पहले बहुत बार गलतियां कर चुका हूं, अब कोई गलती नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए वो उसे बाहर की तरफ लेकर जा रहा था। वहीं मिश्री ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ये सब स्ट्रॉबेरी को बताना होगा। ये बोलकर वो भी अब तुरंत मेंशन के अंदर की तरफ गई। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश चेरी को लेकर पार्किंग एरिया की तरफ जा ही रहा था कि व्योम की नजर दिव्यांश और चेरी पर गई। उन दोनों को यूं देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत आगे की तरफ आया और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या हुआ? चेरी की ऐसी हालत? दिव्यांश तड़पते हुए बोला, चेरी ने पॉइजन खा लिया डैड, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसकी बात पर व्योम के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्यांश ने जल्दी से चेरी को गाड़ी में बिठाया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, लेकिन व्योम ने आकर उसका रास्ता रोका और बोला, काश मैंने पहले ही ये डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी बेटी की ये हालत नहीं होती, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी उसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। सोचा था तुम अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकते हो, लेकिन तुम किसी और की लाइफ ले लोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। ये बोलकर वो तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। धरा मिश्री के साथ भागते हुए बाहर की तरफ आई। जब उसने व्योम की गाड़ी को जाते हुए देखा तो उसकी नजर दिव्यांश पर गई। वहीं दिव्यांश भी अब जल्दी से गाड़ी में बैठा। धरा तुरंत उसके साथ आकर बैठी और बोली, मुझे भी चेरी के पास जाना है। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं मिश्री की आंखों में आंसू थे। वो रोती हुई बोली, ये क्या हो गया ध्रुवांश? अगर चेरी दी को कुछ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा ध्रुवांश, सब कुछ खराब हो जाएगा। ये परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव सोचो मिश्री, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिव्यांश भाई है ना, वो चेरी दी को संभाल लेंगे और डैड भी तो है ना, वो दोनों चेरी दी को कुछ नहीं होने देंगे। मिश्री उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसे इस वक्त चेरी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में सोना का ख्याल आया। वो ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन सोना दी कहाँ है ध्रुवांश? उसके सवाल पर ध्रुवांश के चेहरे पर भी सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ व्योम की गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने फोन पर ही डॉक्टर को अपनी टीम और इमरजेंसी रूम रेडी रखने के लिए बोल दिया था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, स्टाफ जल्दी से वहां पर आया और उन लोगों ने चेरी को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर की तरफ ले जाना शुरू किया। दिव्यांश भी इस वक्त अपनी गाड़ी रोककर तुरंत उसमें से बाहर निकला और चेरी की तरफ आया। व्योम गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। दिव्यांश झट से बोला, पहले आप मुझे चेरी के पास जाने के लिए बोलते थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने तब भी आपकी बात नहीं मानी, और अब जब आप मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, मैं तब भी आपकी बात नहीं मानूंगा डैड। आपको बुरा लगे या अच्छा, मेरी चेरी को मेरे पास आने से और मुझे मेरी चेरी के पास जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर सामने वाला व्योम रावत ही क्यों ना हो। ये बोलकर उसने तुरंत स्ट्रेचर को हाथ लगाया और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। धरा व्योम को देख रही थी। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, मत रोकिए उसे मिस्टर रावत। पहले ही वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत देर कर चुके हैं। अगर चेरी को कुछ हो गया तो हमारा दिव्यांश एक बार फिर से खत्म हो जाएगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में बेनतहा आंसू थे। व्योम ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने चेरी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। उसे पॉइजन खाए लगभग से आधा घंटा हो गया था और वो पॉइजन अब उसके पेट में पूरी तरह से फैल चुका था, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन डॉक्टर फिर भी अपना काम कर रहे थे। वो दिव्यांश को बहुत बार वार्ड से बाहर जाने के लिए बोल चुके थे, लेकिन दिव्यांश वही सामने की तरफ खड़ा था। उसके सामने चेरी थी जो बिस्तर पर बिल्कुल बेजान लेटी हुई थी और उसके कानों में चेरी की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसके दिल में गिल्टी फील बढ़ता ही चला जा रहा था। चेरी की इस हालत पर उसका दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। वार्ड के बाहर खड़े व्योम और धरा दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। इस वक्त दिव्यांश की आंखें गहरी लाल थी।
रोना दिव्यांश रावत जैसे लोगों के लिए तो बना ही नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की पलकों में ठहरे हुए आंसू इस वक्त साफ दिखाई दे रहे थे। उसे यूं देखकर उन दोनों को भी तकलीफ हो रही थी। व्योम बेशक से दिव्यांश के सामने कितना ही गुस्सा क्यों न कर ले, लेकिन दिव्यांश और चेरी दोनों ही उसके लिए उसके दिल और धड़कन की तरह थे। वो दोनों से ही बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। वो चेरी के पेट से पूरा पॉइजन निकालने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक उन्होंने उसके पेट से पॉइजन निकाल भी दिया था, लेकिन चेरी की बॉडी ने जैसे रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। पॉइजन निकालने के बाद भी वो लोग उसकी बॉडी से कुछ रिएक्ट नहीं करवा पा रहे थे। वो एकदम बेजान थी और उसकी हार्टबीट ड्रॉप होती चली जा रही थी। उसे यूं देखकर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उन्होंने नर्स को तुरंत इंजेक्शन के लिए कहा तो वो नर्स जल्दी से इंजेक्शन लेकर आए। डॉक्टर ने तुरंत चेरी को इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसके बाद भी चेरी की हार्टबीट में कोई फर्क नहीं आया था और अब उसकी सांसें बिल्कुल रुकने लगी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जिंदा है, बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी सांसें पूरी तरह से रुक जाएगी। इसलिए वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी टू से मिस्टर रावत, लेकिन आपकी वाइफ के पास बहुत कम वक्त बचा है, मुश्किल से 10-15 मिनट। उनकी बात सुनकर दिव्यांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने से उसका ही दिल बाहर निकाल लिया हो। अंडरस्को 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 सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर की बात सुनकर दिव्यांश की आंखें बड़ी हो गई। अभी अभी डॉक्टर ने कहा था कि चेरी के पास अब मुश्किल से 10-15 मिनट ही है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। डॉक्टर की इस बात पर दिव्यांश की आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन अब अचानक से ही उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल होने लगा और उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। अपनी मुट्ठियां कसते हुए अब वो डॉक्टर की तरफ आया और अगले ही पल उसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर उसके चेहरे पर पंच जड़ने शुरू कर दिए थे। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिव्यांश को इस तरह से कोई जवाब दे सके। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन उस पर सामने से अटैक नहीं कर रहे थे। वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, लेकिन दिव्यांश रुक नहीं रहा था। वो जोरों से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बात कहने की? कैसे तुमने कहा कि मेरी रेड के पास सिर्फ 10-15 मिनट है? तुम्हारे पास होंगे 10-15 मिनट और वो भी अब मैं तुमसे छीन लूंगा, लेकिन अपनी रेड को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसने एक बार फिर से जोर जोर से डॉक्टर के चेहरे पर पंच जड़ने शुरू कर दिए थे। डॉक्टर के होठों के किनारों से खून बहने लगा था, नाक से भी खून बह रहा था और आंखें गहरी काली हो गई थी। पीछे स्टाफ खड़ा था, लेकिन उनमें से भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि आखिर दिव्यांश को डॉक्टर से दूर कर सके। वहीं बाहर जब धरा और व्योम ने दिव्यांश के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दोनों तुरंत अंदर की तरफ आए। इस तरह से उस इमरजेंसी वार्ड में आना पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उन्हें आना पड़ा। व्योम ने दिव्यांश को पीछे की तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन दिव्यांश इस बार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। व्योम गुस्से से बोला, क्या कर रहे हो तुम दिव्यांश? पागल हो गए हो क्या? दिव्यांश भी गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाँ मैं हूँ पागल, इसीलिए तो मेंटल हॉस्पिटल रहकर आया हूँ ना। आपको नहीं पता मिस्टर रावत, लेकिन अब मैं सच में पागल हो गया हूँ और मेरा पागलपन बर्दाश्त करेगा ये डॉक्टर? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रेड के बारे में ऐसी बात कहने की? ये मेरी रेड का इलाज करने की बजाय मुझसे कह रहा है कि उसके पास सिर्फ 15 मिनट है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने ये बात कही तो कहीं कैसे? ये बोलकर उसने व्योम को पीछे की तरफ धक्का दिया और दोबारा डॉक्टर के चेहरे पर पंच जड़ने लगा। उस डॉक्टर का चेहरा खून से भर चुका था। धरा हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। व्योम एक बार फिर से दिव्यांश को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार दिव्यांश तेजी से घूमा और अगले की पल उसने व्योम का भी गिरेबान पकड़ लिया। इस वक्त गुस्से में वो बिल्कुल बौखला रहा था। वो अपने होशो हवास खो बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और व्योम के चेहरे पर भी पंच जड़ने को हुआ, धरा जोरों से चिल्लाई, तुम्हें तुम्हारी चेरी, तुम्हारी रेड की कसम, शांत हो जाओ दिव्यांश, प्लीज शांत हो जाओ। दिव्यांश की मुट्ठी एकदम से कसी हुई थी, लेकिन जैसे ही धरा की बात उसके कानों में पहुंची उसने अपना हाथ थोड़ा ढीला कर दिया था और दूसरा हाथ जो व्योम के गिरेबान पर था वो भी कांपने लगा था। अब उसने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए और फिर घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गया। व्योम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। व्योम हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रहा था। बेशक से उन दोनों के बीच जितना भी गुस्सा, जितनी भी बहसबाजी क्यों ना हो, लेकिन आज तक कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी कि दिव्यांश उस पर हाथ उठाने को हो। लेकिन अब दिव्यांश ने अचानक से ही खुद को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो एक के बाद एक खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला,
ये सारी मेरी गलती है। मैं सच में प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से ही मेरी रेड का ये हाल हुआ है, उसने मेरी वजह से जहर पिया है। मैं सच में बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा। मुझे तो जीने का भी कोई हक नहीं, मेरी रेड मुझे छोड़कर चली गई। ये बोलते हुए वो लगातार अपने आप को मारे जा रहा था और उसे यूं देखकर व्योम और धरा दोनों की आंखों से ही आंसू बह रहे थे। उन दोनों का दिल बुरी तरह से कांप रहा था। उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी दिव्यांश के पास आने की और लगातार 3 से 4 मिनट यूं ही दिव्यांश अपने आप को थप्पड़ मारता रहा। उसके होठों के किनारे भी फट गए थे और हाथों के साथ साथ चेहरा भी एकदम लाल हो गया था। उसके गल पर उसकी उंगलियों के निशान भी छप गए थे और फिर अचानक से वहां पर धीमी सी एक आवाज गूंजी, एवोकाडो। वो आवाज सुनते ही दिव्यांश के हाथ एकदम से रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था, लेकिन अब उसके आंसू एकदम से रुक गए। उसके होंठ भी सलाइवा से भरे हुए थे जो नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन अब उसने अपना चेहरा चेरी की तरफ घुमाया। चेरी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी पूरी बॉडी ही हल्की हल्की ऊपर की तरफ उठ रही थी। सामने वेंटिलेटर पर उसकी हार्टबीट बहुत ज्यादा फास्ट चल रही थी। दिव्यांश अपने पैरों पर तुरंत खड़ा होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसका पैर लड़खड़ाया और वो जोर से नीचे जमीन पर गिरा। दर्द से उसने अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लिया था और अगले ही पल वो दोबारा ऊपर की तरफ उठा और जल्दी से चेरी की तरफ भागा। चेरी की पलकें अभी भी फड़फड़ा रही थी, उसने पूरी तरह से अपनी आंखों को खोला नहीं था। दिव्यांश उसके करीब पहुंचा और उसका हाथ अपने हाथ में कसकर थामते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मेरी रेड को कुछ नहीं होगा, देखो मेरी रेड बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर झूठ बोलते हैं, एक नंबर के बेकार डॉक्टर है ये। मुझे यहाँ पर तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुम ठीक हो ना। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा जहां वो गंदी बातें नहीं करेंगे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे यूं देखकर चेरी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो रोते हुए ही बोली, एवोकाडो। दिव्यांश ने तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और गुस्से से बोला, खबरदार, अगर तुम जरा सी भी रोई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जानती हो ना कितना टॉक्सिक हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बहुत तकलीफ दूंगा तुम्हें। उसकी बात पर चेरी रोते हुए ही बोली, पहले खुद तो रोना बंद कीजिए एवोकाडो, आप खुद तो रोए जा रहे हैं और मुझे रोने से मना कर रहे हैं। दिव्यांश ने एक बार फिर से अपने आंसुओं को साफ किया और बोला, कहाँ रो रहा हूं मैं तो कोई रो नहीं रहा, तो कैसे तुम्हें मेरे आंसू दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। ये बोलते हुए वो अपना नाक भी साफ कर रहा था। उन दोनों को यूं देखकर व्योम की आंखें भी नमी से भर चुकी थी और धरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने अपनी साड़ी से अपना मुंह दबाया और फिर रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। व्योम भी जल्दी से बाहर आया। धरा का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। वही दिव्यांश चेरी की तरफ देखते हुए बोला, बहुत परेशान किया ना मैंने तुम्हें, लेकिन अब मैं तुमसे सॉरी बोलता हूं, पर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। तुम्हें मुझसे सिट स्टैंड करवाना अच्छा लगता था ना, तो देखो मैं सिट स्टैंड भी कर रहा हूं, और वो भी कानों को पकड़कर। ये बोलकर उसने सच में अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए थे और फिर बार बार नीचे बैठकर ऊपर की तरफ उठने लगा था। वो सिट स्टैंड लगा रहा था। उसे यूं देखते हुए चेरी और भी ज्यादा रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। दिव्यांश उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी, जैसे पहले छोड़कर चली गई थी? चेरी रोते हुए बोली, माफ तो आपको मुझे करना होगा, जो मैं बार बार आपको छोड़कर चली जाती हूँ एवोकाडो, और आज भी मैं आपको छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दिव्यांश उसके माथे को चूमकर बोला, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम बेशक से जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बांध कर रख लूंगा, तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर दुनिया मुझे टॉक्सिक कहती है तो कहती रहे, लेकिन मैं मेरी रेड को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर अब वो उसके चेहरे को बेइंतहा चूमने लगा। वो कभी उसके गालों को चूम रहा था तो कभी उसके माथे को और कभी फिर होठों को। चेरी बस उसके होठों को खुद पर महसूस किए जा रही थी और उसके कानों में सोना की कही हुई बातें गूंज रही थी, लेकिन वो बातें सोना ने उसे खुद से कही नहीं थी, बल्कि उसने एक लेटर में पढ़ी थी। वो लेटर जो वहां सामने ड्रेसिंग पर रखा हुआ था, जिसके सामने सोना खड़ी थी। चेरी रावत मेंशन छोड़कर जा रही थी, लेकिन फिर उसने आखिरी बार सोना से मिलने का सोचा। कम से कम वो उसे अपने दिल की बात तो कह दे कि वो पूरी जिंदगी दिव्यांश को संभाल कर रखे।
वो तो दिव्यांश को नहीं संभाल पाए, लेकिन सोना कोई गलती ना करे और यही सब कहने वो उसके पास बैकयार्ड एरिया में आई थी। लेकिन उसके रूम में आने से पहले उसने अपने पर्स से वो पॉइजन की बोतल निकाली और उसकी तरफ देखते हुए बोली, फैसला तो मैंने ले लिया एवोकाडो और इस घर से दूर जाने का, लेकिन ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रह पाऊंगी मैं अपने एवोकाडो के बिना, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, पर जाते जाते तुमसे अपने दिल की बात कहकर ही जाऊंगी। ये बोलकर उसने वो पॉइजन पूरा पी लिया और उस कांच की बोतल को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसे लेकर वो अंदर की तरफ आए। अंदर आते ही उसकी नजर चेयर पर गई जहां पर सोना बैठी थी। वो उसे देखते हुए बोली, तुम रेदाई हो गई। सामने से कोई जवाब नहीं आया। चेरी अब अंदर की तरफ आते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है सोना। ये बोलते हुए जब उसकी नजर चेयर पर गई तो वो दंग रह गई। उसे लगा था कि सोना चेयर पर बैठी है, क्योंकि चेयर पर दुपट्टा कुछ इस तरह से रखा हुआ था कि ऐसा लगे हाँ वहां पर कोई बैठा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर सिर्फ वो दुपट्टा देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो घबराई हुई सी बोली, कहाँ हो तुम सोना। ये बोलते हुए वो अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी। तभी उसकी नजर सामने रखे हुए लेटर पर गई जिस पर एक गुलाब का फूल भी रखा हुआ था। चेरी ने तुरंत उस फूल को साइड हटाते हुए उस लेटर को अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। उस पर लिखा हुआ था, वैसे तुम बहुत ब्रेव हो चेरी, लेकिन जानती हूँ दिव्यांश और मेरी शादी होते हुए नहीं देख पाओगी, इसलिए आज इस घर को छोड़कर जाने का फैसला तुम जरूर लोगी और तुम यूं ही इस घर को छोड़कर भी नहीं जाओगी। जाने से पहले मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे जाने के बाद मैं दिव्यांश को संभाल लूंगी, तो तुम्हारी ये गलतफहमी शायद अब दूर हो जाएगी। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा तब तक मैं भी तुम लोगों से बहुत दूर जा चुकी होंगी। जैसे तुम दिव्यांश से प्यार करती हो ना, वैसे प्यार तो उससे मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार में और मेरे प्यार में एक फर्क है चेरी, कि तुम्हारे प्यार को किस्मत ने अपनाया है और मेरे प्यार को किस्मत ने ठुकराया है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि दिव्यांश और तुम्हारा प्यार बचपन से है, लेकिन मेरा तो सिर्फ 1 महीने का है और ये प्यार सच में सिर्फ 1 ही महीने का है, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त तो मेरे पास है ही नहीं। उसकी इस बात पर चेरी चौंक गई। सोना ने आगे लिखा हुआ था, मुझे ब्लड कैंसर है चेरी और मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आज सुबह से ही हालत बहुत ज्यादा खराब है और लगता नहीं कि अब 1-2 दिन भी इस दुनिया में और जी पाऊंगी। काश ये वक्त कोई रेत होता तो इसे अपनी मुट्ठियों में भर लेती, लेकिन रेत भी तो हाथों से फिसल जाता है ना। ऐसे ही मेरी जिंदगी भी मेरे हाथों से फिसल गई है चेरी, इसलिए अपना प्यार अब मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। जो बातें तुम मेरे पास मुझे कहने के लिए आई थी ना, अब वही बातें तुम मेरी तरफ से खुद के लिए सोच लेना। तुम्हारे और मेरे प्यार में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, तुम्हारा थोड़ा ज्यादा गहरा है और मेरा थोड़ा फीका, पर अपनी तरफ से तो मैंने अपना सब दिव्यांश को दे दिया। बस अब जाते हुए उसे तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ और जानती हूँ कि तुम उसे खुद से भी ज्यादा संभाल कर रखोगी। आखिर तुम उसकी डॉल जो हो जिसे वो संभाल कर रखता आया है और अब तुम उसे संभालोगी। तुम दोनों की सोना।